सभी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे चाहने वाले को दिल से प्रणाम। और अजय कुमार की ओर से आप सभी को सबसे पहले वेरी वेरी सॉरी। हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए जो हम वीडियो अपलोड पहले करते थे वो वीडियो बीच में कुछ कारणवश ही सही समझिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो बच्चे हमसे हमेशा जुड़े हुए थे और अभी भी वर्तमान में जुड़े हुए हैं उन सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज से हम एक वीडियो आप लोग के बीच काफ़ी बेस्ट वीडियो और कुछ विशेष ज्ञान से संबंधित वीडियो हम आप लोग के बीच अपलोड करेंगे। अभी हम लाइव वीडियो नहीं दे रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि ये जो हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं वो काफ़ी रोमांचक होगा और ज्ञान से भरी होगी। हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर के आएंगे आप लोग के बीच, जिसमें आज का जो वीडियो होगा वह वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं ब्लड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये ब्लड का एक हम छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। हम ब्लड को काफ़ी विस्तार में समझेंगे और काफ़ी लॉन्ग लेकर के चलेंगे। ये हम एक छोटा सा पार्ट 1 लेकर के हम चल रहे हैं आप लोग के बीच, है ना। पार्ट 1 लेकर के चल रहे हैं आप लोग के बीच, जिसमें हम केवल ब्लड का कुछ महत्वपूर्ण भाग को समझेंगे और ब्लड का निर्माण कैसे होता है हम इसे समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और जो चैनल पर नए बनते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि इस प्रकार के प्रत्येक वीडियो आप सभी को जो है मिलते रहे। हम सबसे पहले बात करेंगे मानव शरीर का या कोई भी जीवधारी का। जीवधारी का मतलब समझ आइए सारे जीव जंतु। अगर हम जीवधारी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो जीवधारी का अर्थ होता है सारे जीव जंतु, जिसमें सभी सम्मिलित है, जिसमें सभी शामिल हो। ठीक है, तो जितने भी जीवधारी होते हैं उसमें ब्लड होती है, रक्त या रुधिर कह सकते हैं इसको। हम उसी रुधिर हम केवल अभी मानव को लेकर चलेंगे, ह्यूमन को लेकर चलेंगे और ह्यूमन में जो ब्लड पाया जाता है उस ब्लड के संरचना को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर दे रहे हैं कि ब्लड का अध्ययन कहलाता है ना। ब्लड का अध्ययन जो है हेल्मेटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, हेल्मेटोलॉजी जो है ब्लड का अध्ययन कहलाता है। अगर हम मतलब ब्लड के जिस शाखा में हम जीव विज्ञान के जिस शाखा में ब्लड का अध्ययन करते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, हेल्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है। अब यहाँ पर एक हम छोटा सा एक सारणी तैयार की है आप लोग के बीच, तालिका बनाए हैं जिसमें हम समझे हैं अवस्था और इन अवस्थाओं में ब्लड निर्माण कहाँ से होता है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हम अवस्था। फर्स्ट अवस्था की अगर बात करो तो एम्ब्रॉय मतलब इसका मतलब होता है भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था का मतलब होता है कि जब बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं उसका भ्रूण तैयार होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलने पर जब होता है ना जायगोट उसमें होता है, ठीक है, तो उस अवस्था में जो भ्रूण का निर्माण होता है, जब मतलब समझिए कि जब बच्चे गर्भ में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो उस अवस्था में जो ब्लड का निर्माण होता है। देखिए ब्लड का निर्माण 3 चीज़ों में होता है। सबसे पहले आपका है स्प्लीन माने प्लीहा, फिर आपका लीवर, फिर आपका है अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है ना। तो 3 भाग में जो है शरीर के 3 भागों में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बात कर लो भ्रूणीय अवस्था में, तो भ्रूणीय अवस्था में जो मैक्सिमम ब्लड का निर्माण हो रहा है सबसे ज़्यादा वह आपका प्लीहा में होता है। ठीक है, कहाँ हो रहा है आपका, प्लीहा में होता है। देखिए यहाँ पर ट्रिपल हम मार दिए हैं, गुड यहाँ पर मारे हैं। मतलब भ्रूणीय अवस्था में जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। ठीक है, इसके बाद
लीवर में होता है और सबसे कम जो है अस्थि मज्जा में होता है। कारण क्योंकि जब भ्रूणीय अवस्था में होती है तो अस्थि मज्जा और लीवर का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, इसीलिए पूरा रक्त का जो निर्माण होता है वो आपका प्लीहा में ही होता है। ठीक है ना, बच्चों का ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा को हम बच्चों का ब्लड बैंक कहते हैं। आगे देखिए, अगर चलते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड माने बचपना अवस्था में जब बच्चा आ जाता है तो उसका मेन रूप से जो ब्लड का निर्माण होता है वह ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, मतलब अस्थि मज्जा में जो है उसका पूर्ण रूप से ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद मतलब ज़्यादातर किस में होता है तो अस्थि मज्जा में, उसके बाद लीवर में होता है, फिर आपका प्लीहा में होता है। मतलब धीरे धीरे प्लीहा में जो है जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है तो प्लीहा का मान जो है ब्लड का मान जो घटते जाता है। ठीक है, अगर हम बात करो अडल्ट में, जब वो जवान हो जाते हैं तो जवान अवस्था की अगर हम बात करो तो इसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो भी पूर्ण रूप से कहाँ होते हैं, अस्थि मज्जा। हम ये सब पर भी एक स्पेशल वीडियो आप लोग के बीच लाएंगे। ठीक है ना, तो ये 3 बात आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले अगर भ्रूणीय अवस्था में होती है तो प्लीहा में, इसलिए बच्चों का ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। आगे इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आप लोग के बीच करवाएंगे, लेकिन ये आपका केवल पार्ट 1 लेकर के आए हैं। अब आइए ब्लड की अगर हम संरचना की बात करूं, ठीक है, ब्लड को अगर हम बांटने की मैंने रुधिर को अगर हम बांटने की यहाँ पर प्रयास करूं तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो मेन पार्ट इसको 2 भागों में बांटा गया है ब्लड को। सबसे पहला आपका करा रहा है कि आपका प्लाज्मा, और दूसरा आपका करा रहा है कॉपर सेल्स माने कणिकाएं, है ना। अगर हम बात करूं प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा क्या होता है, पूरे रक्त का, पूरे ब्लड का 55% 55% जो है प्लाज्मा होती है। पूरे ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगर हम बात करूं कणिकाएं का तो ये पूरे ब्लड का क्या होता है, 45% होता है। मतलब पूर्ण रूप से ब्लड में 2 प्रकार की संरचनाएं होती है, प्लाज्मा होती है और कॉपर सेल्स होते हैं। ठीक ना, कणिका होती है और आपका प्लाज्मा होती है। 55% आपका प्लाज्मा हो जाएगा और 45% आपका कणिकाएं हो जाती है। रुधिर कणिकाएं की हम चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं हम प्लाज्मा के बारे में, यहाँ पर जान लेते हैं। प्लाज्मा की बात करूँ तो पूरे ब्लड का कितने परसेंट ये आपके हैं, तो ये पूरे ब्लड का 55% होते हैं। प्लाज्मा जो रक्त चिपचिपा रंगहीन पदार्थ ये आपका होता है, ये जो पाए जाते हैं वे लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में, लिक्विड बोले तो द्रवीय अवस्था में ये पाए जाते हैं। ये अकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करूँ इसमें वाटर का, पानी का, तो इसमें मुख्य भूमिका क्या होती है, 90% जो है इसमें वाटर मौजूद होता है। पानी की मात्रा प्लाज्मा में कितने परसेंट होते हैं, तो 90% जो है इसमें प्लाज्मा की मात्राएं होती है। ठीक है, और 8% इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये उठ कर आप लोग के बीच आ रहा है, 8% जो है वह 8% यहाँ पर प्रोटीन है। समझ रहे हैं ना, हम इस प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रोटीन के रूप में यहाँ पर 8% यहाँ पर प्रोटीन है, और यह प्रोटीन मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। यह प्रोटीन मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। पहला आपका कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और आपका ग्लोबुलिन। ठीक है, ये आपके 4 पार्ट में बटे होते हैं प्लाज्मा, और इसमें 2% जो होते हैं, 2% इसमें होते हैं अदर सब्सटेंस, जिसमें आपका नमक होता है, सोडियम आयन होता है, आपका पोटेशियम आयन होता है, फिर आपका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें विद्यमान होते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होने के कारण ही इसकी जो प्रकृति होती है वो वेश होती है, बोले तो क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है ना। मतलब प्लाज्मा की जो प्रकृति होती, नेचर होती है, वो आपका वेशीय होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए हम इसी प्लाज्मा के कुछ और भाग यहाँ पर अगर लेकर के चलूँ, जहाँ की जैसे कि प्रोटीन यहाँ पर 8% देखे थे ना, उसी 8% प्रोटीन को अगर यहाँ पर हम बांट कर लेकर चलूँ, प्लाज्मा के कई प्रकार के प्रोटीन, तो 4 प्रकार के पढ़े थे। सबसे पहला आपका होता है प्रोथ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिनोजेन, फिर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन।
अब यहाँ पर अगर हम बात करूँ ये दो प्रोटीन का, अगर हम बात करूँ प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दो प्रोटीन की अगर हम बात करूँ तो ये रुधिर बोले तो ब्लड को थक्का बनाने का कार्य करता है। हम विस्तार से समझेंगे कि थक्का कैसे बनता है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, कि ब्लड का थक्का कैसे जमता, थक्का कैसे बनता है। लेकिन मेन रूप से यहाँ पर याद रखिएगा ये भी कई प्रकार से टूटता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करूं जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये ब्लड को थक्का बनाने में सहयोग देता है, कार्य करता है, ठीक है। फिर आपका है आपका एल्बुमिन है और ये आपका है ग्लोबुलिन है। ये क्या करता है, ये शरीर में एंटीबॉडी, याद रखिएगा, ये शरीर में एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है, ठीक है। ये शरीर में जो है एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना, समझ गए बात को। ये दोनों एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। अगर हम इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को अगर निकाल दिया जाए, मतलब जो रक्त को थक्का जमा रहा है, ठीक है, अगर हम उसको निकाल दिया जाए तो ये कहलाता है, ये पार्ट जो बचा हुआ पार्ट माने फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा कहलाता है क्या, तो सीरम कहलाता है। सीरम क्या होता है, एक सफ़ेद पलपला सा उजला सा ब्लड तो नहीं कह सकते इसको, एक भाग जब उसमें फाइब्रिनोजेन निकल जाता है तो चिपचिपा सा उजला सा, जैसे कि मैंने हाथ कट छिल गया ना, तो कट छिलने के बाद देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा जो है उजला उजला टाइप का कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा, पानी टाइप का, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सीरम। तो सीरम क्या होता है, इसमें प्लाज्मा रहित फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में कुछ भाग यहाँ पर हमने सीखा। अब आइए अगर हम लेकर चलते हैं कॉपर सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो ये तो हम जान गए पूरे रक्त का ये 45% पाए जाते हैं। पूरे रक्त का कितना परसेंट है, ये 45% है और इसमें 3 संरचनाएं होती है। हम यही 3 संरचना को काफ़ी जटिलता के रूप में हम अध्ययन करेंगे। ये तीनों संरचना को जो है हम काफ़ी लॉन्ग मेथड से अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में। तो यहाँ पर सबसे पहले लेकर चल लेते हैं, कणिकाएं को 3 पार्ट में हम बांटे हैं। सबसे पहला कहलाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा कहलाता है आपका डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये आपका थर्ड जो पार्ट होता है वो आपका कहता है प्लेटलेट्स कहता है, बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट इसको कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आरबीसी के जगह पर आपको इरिथ्रोसाइट्स भी दे सकता है और डब्ल्यूबीसी के जगह पर आपका ल्यूकोसाइट्स भी दे सकता है और प्लेटलेट्स के जगह पर आपको थ्रोम्बोसाइट्स भी दे सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर चले हैं डब्ल्यूबीसी को। हम ये आरबीसी है, वो मालूम है आपको, आरबीसी जो होते हैं मानव शरीर में जो आरबीसी होते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, अनुपस्थित हो। लेकिन ऊंट और लांबा 2 ऐसे जीव हैं इसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। हम अगले पार्ट में इसका जिक्र करेंगे आप लोग के बीच, है ना। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ उठा कर लेकर आए हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसमें जो होते हैं हीमोग्लोबिन इसमें अनुपस्थित होते हैं और इसी हीमोग्लोबिन अनुपस्थिति के कारण जो होते हैं इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है ना। इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करूं डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में ये मुख्य रूप से जो होते हैं ये 2 पार्ट में बटे होते हैं डब्ल्यूबीसी। पहला आपका कहलाता है ग्रेनुलोसाइट्स कहलाता है, ठीक है, और दूसरा आपका कहलाता है एग्रेनुलोसाइट्स कहलाता है। ये ग्रेनुलोसाइट्स होता है वो 3 पार्ट में आपका बटा होता है। पहला आपका होता है ईसोनोफिल्स होता है, फिर वेसोलोफिल्स होता है, फिर आपका न्यूट्रोफिल्स होता है। तो इसमें इसका परसेंट आपका 1 से 4% और ये आपका 0.5% और ये आपका 50 से 70% तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करूं जो डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है
ग्रैनुलोसाइट्स है, इसमें आपका होते हैं लिम्फोसाइट्स। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट आपका कहलाता है लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। लिम्फोसाइट्स की मात्रा जो होते हैं वो 25 से 30% तक होते हैं, जो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, और इसमें पता है कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो इसमें T4 नाम का एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और एक होते हैं मोनोसाइट्स, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मोनोसाइट्स है, तो इसमें दो प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। और ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स का क्या मुख्य कार्य क्या होता है कि इसके अंदर जो आने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु या कोई भी प्रकार के जो हानिकारक जीवाणु वायरस होते हैं उसको यह नष्ट करने में यह मदद करता है, मोनोसाइट्स मदद करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर के एंटीबॉडी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इसमें T4 नाम का एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इस छोटा सा पार्ट में हम केवल मुख्य बातों को यहाँ पर लेकर चलें, और अगले पार्ट जब हम इसका लाएंगे तो उसमें समझेंगे RBC, WBC या प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, पार्ट बाई पार्ट करके, और समझेंगे कि रक्त कैसे जमता है, रक्त थक्का कैसे बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इसी ब्लड को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बाय बाय सभी को।